हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज का टॉपिक हमारा जो है पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल और उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। खासकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो उसमें भी पूछे जाते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो या बीएससी प्रीवियस में हो, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी ये हमारी सीट काम में आएगी। तो इसमें पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन एलिमेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंगल चॉइस दी गई है। इसमें 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, मास नंबर 81 दिया गया है। मास नंबर का मतलब एटॉमिक मास, और उसमें 31.7% मोर न्यूट्रॉन है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कितने परसेंट ज़्यादा है? 31.7% है। तो उसका सिंबल क्या होगा, यानी उसका सिंबल बताना है। तो अगर हम प्रोटॉनों की संख्या पता कर लें तो हम सिंबल बता देंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, 31.7% हमारा न्यूट्रॉन है, उससे मतलब ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? मास नंबर 81 है, लेकिन 31.7% मोर न्यूट्रॉन है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन। तो अब हमें यहाँ पर हमें बताना है सिंबल कौन सा है। तो 81 हमारा एटॉमिक मास है। तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर हम कार्बन 6 है तो उसका एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर 12 होता है। यहाँ पर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास 81 दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जस्ट आधा करते तो 40 के आसपास आना चाहिए। बोलो, तो इस हिसाब से आंसर हमारा 40 के आसपास होना चाहिए। तो ये 40 के आसपास होगा तो 40x 81 ये होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। इस पे होना चाहिए क्वेश्चन। ये 40x 81 यहाँ भी दिया गया, डी में भी दिया गया है। तो अब हमें एग्जैक्ट क्या होगा, वो एग्जैक्ट पता करना है। इन्होंने क्या दिया है? गिवन है। इन्होंने दिया है 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा है। न्यूट्रॉन माना न्यूट्रॉन, लेटेस्ट कंसीडर न्यूट्रॉन हमने मान लिए हमारे पास कितने हैं? हमने न्यूट्रॉनों की संख्या मान ली है 22, ठीक है, 22 न्यूट्रॉन मान लिए। न्यूट्रॉन 22 हैं, और न्यूट्रॉन 22 नहीं है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉनों से, तो प्रोटॉन मानिएगा 22 हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या को 22 क्यों मानो? प्रोटॉन को काय से लिखते हैं? पी से लिखते हैं। न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या से कितने ज़्यादा हैं? 31.7%। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हैं 31.7%। ये हो गया प्रश्न के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन में वो कह रहा है 31.7% मोर न्यूट्रॉन टू कंपेयर टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या p है, तो उस प्रोटॉनों की संख्या से कितने परसेंट ज़्यादा है? प्रोटॉनों की संख्या का 31% ज़्यादा है, तो पहले प्रोटॉन उससे इतने ज़्यादा कर दीजिए। तो प्रोटॉन p है, इसका इतना निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। बोलो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो एक कोई एटम है, उसका 81 एटॉमिक क्या है? 81 क्या है? एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास आपने पढ़ा, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बोलो, तो यहाँ से एटॉमिक मास 81 है, प्रोटॉन p है, न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं ये दिखा है प्रश्न में, p प्लस 31.7% ऑफ p। ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोलो, तो यहाँ से 81 बराबर p प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? p इंटू 31.7 अपॉन 100। तो यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या अब निकल आएगी। तो 81 इज इक्वल टू p प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, ये p प्लस 2 बार क्यों लिख दिया? ये p अंदर है ना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास इतने हैं, ठीक है। तो p प्लस ये चीज़ हमारे याद रखना, ये चीज़ हमारी अलग है, ये वाला p और ये वाला p अलग है, ठीक है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी।
तो बच्चों इसे सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद क्या हमारा आंसर आया है, प्रोटॉनों की संख्या निकल के आई है 34.95, 35 आ गया है। तो इसलिए सिंबल क्या होगा हमारा 35x81। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे 81 - 35, ओके, और प्रोटॉन होंगे 35। तो प्रश्न क्या कह रहा था लास्ट में एक बार और हम बता देते हैं। प्रश्न ये कह रहा था एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है आपका एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक मास नंबर 81 है, लेकिन उसके न्यूट्रॉनों की संख्या 31.7% ज़्यादा है प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में। तो सिंबल क्या होगा, तो सिंबल हमारा निकल के आया ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो यानी बी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 35x81 है यहाँ पर। ठीक है, कैसे निकाला, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, प्रोटॉनों से 31.7% ज़्यादा है। तो प्रोटॉन पी है, तो प्रोटॉन पी है और ज़्यादा कितने हैं, प्रोटॉनों की संख्या का 31.7% ज़्यादा है। तो जोड़ दिया दोनों को। तो और जैसा कि हमें पता है एटॉमिक मास या मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो 81 हमारे दिया गया एटॉमिक मास यानी मास नंबर, प्रोटॉन आपके पी है, न्यूट्रॉन बराबर ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारा प्रोटॉनों की संख्या निकल के कितना आ रहा है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या निकल के आ रही है 35, 34.9 का मतलब 35, प्रोटॉन 35 हो गए। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, नीचे लिख दिया, इतने ही हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है, इसलिए यहाँ 35 लिख दिया। तो ये हमारा सिंबल हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर पहले का हो गया है 35x81। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एलिमेंट Z जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 114, कितना दे रखा है 114, तो 114 दे रखा है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इसकी डिस्कवरी अभी हुई है रिसेंटली। इट विल, एटॉमिक नंबर की नहीं, एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये किस फैमिली में रखा गया है या किस ग्रुप में रखा गया है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 114 का। तो अब 114 का बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, समझे बच्चों। तो हम कैसे लगाएंगे इस सवाल को, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको समझना है। सबसे पहले 114 एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कैसे इसको हम फ्रैक्शन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग बच्चों। जैसा कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 114 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, तो आपको बताना है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो ये थोड़ा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इस ऑप्शन को देख करके तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम किसको करें, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है। हमें एटॉमिक नंबर पता है तो बहुत ईजी है। कैसे, हम किसी एक ग्रुप को ले लेंगे। मान लीजिए हमने पी ब्लॉक में इनर्ट गैस ले लिया। अगर इनर्ट गैस के बारे में बात करें, इसका एक तरीका ये भी है, ये थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है समझने में, आप इसको समझिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, ओजी। अब आपको बताएं, हीलियम का एटॉमिक नंबर सबको पता होगा, इनर्ट गैस का 2 होता है। 2 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10, और 10 में 18, 10 में कितने जोड़ दें 8, तो 18 हो जाएगा। 18 में हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा। 36 में 18 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, और 54 में अब 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। और 86 हो गया, बोलो, रेडॉन का 86 हो गया। अब 86 हो गया तो इसका मतलब ये देखो, ये रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, NH2 फिर N-2F N-1D फिर Np6 पूरे भरे हुए हैं, तो 86 हो गया हमारा रेडॉन का। लेकिन आपको बताया इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है 8 का, इसमें कितने का अंतर है 8 का, इसमें 18 का, इसमें 18 का, और फिर ये देखो 32 आ गया, फिर इसमें भी 32 का होगा। 32 से ज़्यादा अंतर तो होगा नहीं। तो हम 86 में कितना जोड़ें, 32 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 118 आ गया ओजी का। अब मुझे बताना कितना है 114 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट बताना, किस फैमिली में है, किस ग्रुप में है। तो हम इस 114 है, और ये पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, और ये ग्रुप कौन सा हम बता रहे हैं 18, ये 18 ग्रुप है। तो 18 में 118 है
तो एक कदम पीछे जाएंगे तो 117 किसका हो गया, फ्लोरीन इस फैमिली में, हैलोजन में। फिर ऑक्सीजन फैमिली में कितना हो जाएगा 116, और नाइट्रोजन फैमिली में 115 होगा इसी सीरीज में, इसी पीरियड में। फिर 114 किस फैमिली में आया, 114 एटॉमिक नंबर होगा कार्बन फैमिली में। इसका मतलब ये हमें तुरंत मिल गया ऑप्शन कि वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा, 114 एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया। अब 114 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP6 है, इसका NH2NP5 है, इसका NH2NP4 है, इसका NH2NP3 है, तो कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा NH2NP3 NP2 आ गया, क्योंकि आउटर सेल में 2 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कार्बन में ऊपर से नीचे जाने पर नीचे वाले एलिमेंट में D और F ऑर्बिटल बीच में आ जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में इनर्ट पेयर इफेक्ट भी होता है। इसीलिए तो इन दोनों के बीच में देखो कौन आ गया, NH2 और ध्यान से देखिए NP, जल्दी से देखिए 2, इनके बीच में कौन आ जाएगा N-2F14 और N-1D10, ये 2 आ गए। अब इसीलिए यहाँ पर देखो P में कितने एनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब यहाँ पर बताओ बीच में F और D के इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर ध्यान से देखो N की वैल्यू यहाँ कौन सी रखी जाएगी, आपको पता है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। तो 7th पीरियड माने लास्ट पीरियड, 7 ही तो पीरियड है, तो इसलिए 7 रखो यहाँ पर, तो 7P आएगा, 7S आएगा, यहाँ 2 कम कर दो, 5F, यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ 5F आएगा, तो यहाँ 6D आएगा। तो अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ नहीं जा पाएंगे, बीच में कौन आ गया है F और D के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। इसलिए बैलेंसी नीचे वाले की कितनी रहेगी, नीचे वाले में जैसे लेड है, टिन और लेड है, इनकी बैलेंसी 2 भी होती है। क्यों 2 होती है, क्योंकि नीचे ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये एक्साइट होकर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर ये ऑर्बिटल नहीं होते तो ये एक्साइट होकर यहाँ पहुंच जाता, अनपेयर 4 इलेक्ट्रॉन होते, बैलेंसी 4 होती। इसलिए कार्बन सिलिकॉन की बैलेंसी अधिकतर 4 में एग्जिस्ट करते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, 2 बैलेंसी में। इसलिए लेड की बैलेंसी PbO होती, PbO2 सुना होगा आपने सुना है, समझ में आ गया। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, कार्बन फैमिली में 114 ग्रुप, 114 एटॉमिक नंबर रखा गया है, समझ में आ गया। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया बेटा, देखिए ध्यान से, इसमें ऑप्शन ये हो गया कार्बन फैमिली वाला। इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया था, पहले द्वि वाला, समझ में आ गया बेटा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है गलत ये चेक कर लेते हैं। 5F14 6D10 7, इन्होंने क्या किया 7S2 को आगे रखना चाहिए यहाँ पर, अब इन्होंने यहाँ रख दिया एक साथ 5F 6D 7S2। ये देखिए कितनी बैलेंसी हुई जाके 4, तो 4 बैलेंसी किसकी होती है, कार्बन फैमिली की तो होती है। लेकिन ये जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया ये इन्होंने लिख दिया है, लेकिन ये सही नहीं होता है। सही तरीका क्या होता है लिखने का, हमने आपको बताया था। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने 114 एटॉमिक नंबर को इन्होंने लिखा Rn, वो उन्होंने लिखा तो सही है, लेकिन वो उन्होंने लिखा है किसके हिसाब से, किसके आधार पर लिखा है, कक्षा वाइज, ऑर्बिट वाइज, पहली ऑर्बिट 5, फिर 6वीं, फिर 7वीं, 6D10 7S2 7P2। अब लिखने का तरीका क्या है इसका तरीका ये है, रेडॉन यहाँ पे लिख सकते हैं 7S2, फिर यहाँ लिखेंगे 5F14 6D10 और 7P2। समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली में 1s2 2s2 2p कितना होता है 2। अब आप बताओ ये एक्साइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अच्छा यहाँ एक्साइट होके बैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, लेकिन ये चीज़ अगर 114 में जाएंगे तो वहाँ के केस में अगर तुम्हें देखोगे बहुत अंतर होगा। वहाँ पर 7s2 और 7p2 में क्या है, बीच में कौन आ गया 5F14 और 6D10। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो बैलेंसी कितनी रहेगी 2 रहेगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसीलिए आपको बता दें लेड नीचे रखा गया है। लेड के 2 ऑक्साइड होते हैं PbO PbO2। यहाँ पर लेड की बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लेकिन स्टेबल कौन सी है सबसे ज़्यादा +2 वाली। तो ऊपर से नीचे जाने पर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। अब आपको पता है 114 एटॉमिक नंबर वाले को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, 114 वाले को काय से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों बताओ, Fl से। तो Fl से शो करते हैं।
ये 114 एटॉमिक नंबर है। तो देखो बेटा इनकी वैलेंसी, ये तीनों के कंपाउंड किस में स्टेबल रहेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेंगे, लेकिन ऊपर वाले किस में स्टेबल रहेंगे, +4 में। दिस इज ए इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। द प्लॉट, हम प्लॉट खींचेंगे, मतलब किसी दो के बीच में कर्व मतलब खींचेंगे प्लॉट। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड, फ्रीक्वेंसी एक्सरे रेज जो डाली जाती है उसकी क्या चीज़ बेटा, स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी का, किसके अगेंस्ट, एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट। तो एक ग्राफ प्लॉट खींचेंगे, तो कैसे खींचेंगे वो समझ लो, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा वो समझना है। तो दो के बीच में प्लॉट खींचा गया है, किसके बीच में प्लॉट खींचा गया है, दो के बीच में, किसके बीच में। तो वो प्लॉट खींचने पर एक रिलेशन आएगा, √b फ्रीक्वेंसी, ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में ये रिलेशन है। ये रिलेशन और प्लॉट माने होता है कि हम खींच रहे हैं किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में और एटॉमिक नंबर के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो एक ग्राफ खींच के आएगा, उसका रिलेशन ये होगा बेटा। तो √b बराबर, अगर आप ध्यान से देखें, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, √b प्रोपोर्शनलिटी z-b। तो ए हमारा क्या है, जल्दी से बताओ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बी अनदर कांस्टेंट है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, तभी तो ग्राफ सीधा आएगा। अब ये जरूरी नहीं कि लाइन कैसी एकदम हमेशा सीधी रहेगी, कुछ टेंजेंट, कुछ हमारी वहाँ पर क्या आएगी, वहाँ पर कुछ कर्व फॉर्म में आएगी, कुछ कांस्टेंट होगी। तो ये रिलेशन आएगा। इसे मोजले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा था एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। जब हम प्लॉट खींचते हैं स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी में, एटॉमिक नंबर में, तो वो सजेशन देता है, क्या लिखा है, सजेशन ऑफ विच लॉ, वो किस रूल को समझाता है। स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी और प्लस एटॉमिक नंबर के बीच में जो रिलेशन होता है वो किस लॉ को समझाता है, पीरियोडिक लॉ को, हाँ समझाता है। लेकिन पीरियोडिक लॉ तो दो प्रकार के होते हैं, एक मेंडली पीरियोडिक लॉ, एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये किसको समझाएगा भाई, ये तो कन्फ्यूज़न हो गया। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को समझाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। समझ में आ गया? ये रिलेशन मोजले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के लिए। समझ में आ गया? अब तुम्हें एक जानने की इच्छा होनी चाहिए कि यहाँ पर जो कर्व खींचा जाएगा, यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। इसको आप नेट पर देख सकते हो। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए प्लॉट इन बिटवीन स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर बाई मोजले। समझ में आ गया? आप उससे आप यहाँ पर एक ग्राफ आएगा, वो ग्राफ कैसा होगा, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो आप देख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसका आंसर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन मेटलॉइड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन पेयरों में से कौन सा पेयर में हमारा मेटलॉइड है। मेटलॉइड वे होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी होती है। तो बताओ किस में होगा, सोडियम पोटेशियम, फ्लोरीन क्लोरीन, कैल्शियम मैग्नीशियम, आर्सेनिक सिलिकॉन, कॉपर और सिल्वर। तो इसमें दूर से ही लग रहा है ये मेटल हैं, ये नॉन मेटल हैं, ये मेटल हैं, ये हमारे भी मेटल हैं, खासकर ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में रखे गए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही लग रहा है, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये हमारे मेटलॉइड्स के अंतर्गत रखे गए हैं। तो सिलिकॉन और आर्सेनिक ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। अगर आपको याद हो, बोरान, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोरान के नीचे कौन होता है बेटा, बोरान के नीचे एल्युमिनियम होता है, याद आया। लेकिन कार्बन के नीचे कौन होता है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के नीचे कौन होता है, जर्मेनियम। अब इधर हमारा नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इधर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। तो एक जिगजैग फॉर्म बनेगा, बोरान, फिर सिलिकॉन, और उसके बाद हमारा कौन सा होगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी है कि नहीं है, एंटीमनी है, और टेलेनियम। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा मोस्ट बना है जिगजैग फॉर्म में, दिस इज ए मेटलॉइड्स। आप इसमें पोलोनियम के अंदर भी मेटलॉइड के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मेन फोकस किस पे करना है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, ये हमारे मेटलॉइड्स की कैटेगरी में है। और सुनो, पूरी पीरियोडिक टेबल में इधर साइड वाले एलिमेंट, इधर इस क्रॉस बाउंड्री के इस साइड वाले अच्छे नॉन मेटल्स हैं, और इधर वाले सब जो है मेटल्स कैटेगरी में रखे गए।
तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही निकला? आर्सेनिक और सिलिकॉन मेटलॉइड्स हैं। देखिए आर्सेनिक और सिलिकॉन मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हुज नेम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन सा नाम पीरियोडिक लॉ के डेवलपमेंट में, पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में नहीं लिया गया है? आपने पढ़ा था न्यूलैंड ऑक्टोपस रूल, पढ़ा है? न्यूलैंड का आपने पढ़ा था, नहीं याद है? डॉवर्नियर ट्राइट्स न्यूलैंड सारे गामा पादा नीसा न्यूलैंड ने बताया था। हाँ, लॉथर मेयर ने भी बताई थी, लॉथर मेयर ने भी पीरियोडिक टेबल के बारे में सजेशन दिया था। हाँ, प्राउड्स ने भी दिया था जहाँ तक लग रहा है। आंसर ऐसा लग रहा है जिसने नहीं दिया है वो रदरफोर्ड हो सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कहा था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी, याद है? स्कैटर्ड हुए थे। बम्बार्डमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑन द थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड, याद है? उससे ये प्रूव हुआ था कि न्यूक्लियस होता है। तो रदरफोर्ड इसमें नहीं हो सकता नाम। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो इसे आप अपना थोड़ा समझिए, प्राउड की थ्योरी समझिए, रदरफोर्ड की थ्योरी डाल के देखिए, न्यूलैंड का थ्योरी डालिए, लॉथर मेरी डालिए। जहाँ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात नहीं हो रही होगी वहाँ कौन है? वही ऑप्शन हमारा सही है। तो वो कह रहा है हुज नेम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही है, क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई बात नहीं की। आगे आओ, मैजिक नंबर्स क्या होते हैं अब आपको बताना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से शो करते हैं, एजीमेथल क्वांटम नंबर को एल से शो करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम या एम एल से शो करते हैं, याद आया? या 2, 8, 18, 32 ये मैजिक नंबर्स हैं। बच्चों ये मैजिक नंबर्स क्यों हैं? इसका ऑप्शन हमारा डी सही है। 2, 8, 18, 32 को मैजिक नंबर कहा जाता है। उसका रीज़न जानते हो? मैं बताता हूँ, इधर देखिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम के नीचे नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन और ओजी। आपने गौर किया है इसमें एक निश्चित डिफरेंस होगा। यहाँ इसका कितना आ गया? इसका 36, 86, 118। कितना अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? यहाँ 10 है। कितने का अंतर है? 8 का। यहाँ कितने का अंतर है? 18 का। यहाँ कितने का अंतर है? 18, 32। ये मैजिक नंबर है। जब किन्हीं 2 एलिमेंट में अंतर देखोगे किसी एक ही ग्रुप के एलिमेंट में, तो उसमें अंतर यही निकल के आएगा 2, 8, 18, 32। इन्हीं में से कोई संख्या का अंतर होगा किसी ग्रुप के एलिमेंट है। हम अगर नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरस, ये 15वां ग्रुप है, 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ये ले लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 15 है, तो कितने का अंतर आया? 8 का। आर्सेनिक का कितना होता है बताइए? 15 में 18 जोड़िए, 8, 5, 13, 31 हुआ। कितना हुआ? इसमें 18 जोड़िए ना, कितना हुआ? 33 हो गया। 18 जोड़ेंगे, 8, 5 कितना हुआ? 13, 33 हो गया। कितने का अंतर है? 18 का। अब बताओ एंटीमनी का देख लेना, ऐसे यहाँ डिफरेंस निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? 2, 8, 18 किसी ग्रुप के सदस्य जो होंगे एक ही फैमिली मेंबर में, 2, 8, 18, 32 में से किसी एक संख्या का अंतर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? जैसे क्रिप्टन जीनोन में कितने का अंतर है? 18 का। और जीनोन रेडॉन में कितने का अंतर है बताइए? 32 का। नहीं आया समझ में? तो ये जो मैजिक नंबर्स होते हैं 2, 8, 18, 32 होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए। और भी देखिए क्वेश्चन ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बच्चों बताओ पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, कोवेलेंट रेडियस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपको बता दें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक वॉल्यूम भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आएगा। ऊपर से नीचे जाने पर वॉल्यूम, अगर डेंसिटी बढ़ती तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी घटेगी। एटॉमिक मास, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक मास बढ़ता है। कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस के बारे में कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। कौन सा है? 7। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो किसी एलिमेंट की बात करते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? एटम की बात करते हैं। तो एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का होता है, चलेगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। एटॉमिक वॉल्यूम घटता बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। तो किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जबकि कोवेलेंट रेडियस जब होती है जब कोई बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग करके,
तब कोवेलेंट रेडियस होती है। और कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं जैसे HCl ये बॉन्ड बना रहा शेयरिंग करके, तो कोवेलेंट रेडियस होती है। और ज़रूरी नहीं कि सबके सब कोवेलेंट रेडियस बनाए। समझ में आ गया? मेटल में कोवेलेंट रेडियस तो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है ना, उसकी रेडियस जो वो शेयरिंग करता है। इसलिए ये करैक्टर तब पैदा होता है जब कोई से शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ 7 का वैसे ये होना चाहिए कोवेलेंट रेडियस, लेकिन हाँ ये चीज़ सही है यहाँ पर, ये गौर हमने अच्छा क्वेश्चन में ये लिखा है इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इस पर गौर करिए। तो ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसलिए ये होनी चाहिए। और वो कह रहे नहीं है। हाँ, अब एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं, एटॉमिक मास की, बेटा यहाँ पर जो ऐसा लग रहा था कि कोवेलेंट रेडियस हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, जबकि एटॉमिक मास ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर। ये कन्फ्यूज़न इसलिए आया, मैं बताता हूँ। पीरियोडिक प्रॉपर्टी वहाँ होती है जहाँ पीरियोडिसिटी होती है, जहाँ घटता बढ़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, बाएं से दाएं जाते हैं तो चीज़ घटती बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते हैं घटती बढ़ती है। तो यहाँ पर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है लिथियम का 7। यहाँ बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होगा बताइए? यहाँ 3Li7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 या 9 हो जाएगा, बोलो। यहाँ पर बोरान का कितना होगा जल्दी बताइए? 5, यहाँ कितना होगा लगभग 11 हो जाएगा, 6 ही 12 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है 22 दाएं जाने पर, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर देखिए एटॉमिक मास लिथियम का कितना 7, तो सोडियम का कितना होगा 30, पोटेशियम कितना होगा 39। तो एटॉमिक मास बाएं से दाएं जा रहे हैं तब भी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं एटॉमिक मास तब भी बढ़ रहा है। तो एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। एटॉमिक मास तुम अगर पीरियड में जाओ तो बढ़ेगा और ग्रुप में आओ तो बढ़ेगा। तो एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना घट रहा है, ना घट रहा है, एक ही ट्रेंड है, बढ़ना बढ़ना बढ़ना। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो हमेशा बढ़ रही है, चाहे दाएं जाओ चाहे बाएं जाओ हमेशा बढ़ रही है। जबकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी वे होती है कि जिनमें लेफ्ट से राइट जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर वेरिएशंस होते हैं। तो रेडियस इसलिए होगी क्योंकि इसका साइज कैसा है, इसका साइज कैसा है छोटा, इसका साइज कैसा है बड़ा। तो कहीं ना कहीं जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड साइज बड़ा होने से रेडियस कैसी होगी बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर जब साइज बढ़ सकता है तो रेडियस भी बढ़ेगी, और बाएं से दाएं जाते हैं जब साइज बढ़ता है तो साइज घटता है तो रेडियस भी घटेगी। तो रेडियस है तो किससे रिलेटेड, साइज से। समझ में आ गया? लेकिन एटॉमिक साइज तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ लिखा है एटॉमिक साइज नहीं है, मास है। इस पे ध्यान देना है तुम्हें। एटॉमिक मास इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों में स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा, हमने ध्यान नहीं दिया एटॉमिक मास पर। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट समझ गए हम लोग, और हमें किसको देखना चाहिए था, रेडियस को। तो रेडियस माने साइज। तो बाएं लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे आते साइज बढ़ता है। तो इस हिसाब से रेडियस भी रेडियस पीरियोडिक प्रॉपर्टी हुई जाके। समझ में आ गया? चाहे वो आयनिक रेडियस हो चाहे वो कोवेलेंट रेडियस हो। लेकिन एटॉमिक मास बाएं से दाएं जाओ तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओ तो बढ़ेगा एटॉमिक मास। तो बच्चों ये हमारे 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसका आंसर हमारा एटॉमिक मास हो गया। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। एटॉमिक वॉल्यूम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस माने साइज, ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं जिसमें पीरियोडिकली चेंज होता हो। ठीक है, एक समय के बाद, इंटरवल के बाद चेंज घटती बढ़ती हो। तो इस तरीके से ये हमने आपको 7 क्वेश्चंस बताते हैं। ये सब के सब क्वेश्चंस आपके MCQ बेस्ड, और सिलेबस में अगर जिसके कोई भी क्लास में 11th 12th या बोर्ड मतलब या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जहाँ पर MCQ की बात आएगी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात आएगी, ये सब क्वेश्चन उनके लिए कैसे हैं हमारे, उनके लिए फ़ायदेमंद है, मतलब उन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।